नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात होगी बड़ौदा की। जी हां, कल परिणाम निकलकर सामने आएंगे कि आखिर बड़ौदा में इतनी जो मेहनत तमाम राजनीतिक दलों ने की है, उन मेहनत को जनता की तरफ से सराहा जाता है या उस मेहनत पर जनता की तरफ से पानी फेरा जाता है। इन तमाम चीजों पर कल स्पष्ट तरीके से तस्वीर आ जाएगी। जो धुंधली है, जिस पर आकलन किया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर कल विराम लग जाएगा। अटकलों का बाजार खत्म हो जाएगा और कल पता चलेगा कि बड़ौदा से चंडीगढ़ तक का सफर कौन करता है। एक दौर ऐसा था जब बड़ौदा के इस रन में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि उनका प्रत्याशी ही एक तरफा जीत हासिल करेगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान थोड़े से बदलने लगे हैं। बयानों में वो जोश, वो गर्मी दिखनी कम हो गई है और अब बयान थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि कांटों की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी और जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ क्या कहते हैं, सुनिए। एक कुश्ती होती है जिसमें चित किया जाता है और एक कुश्ती होती है जिसमें पॉइंटों से फैसले होते हैं। तो कुश्ती हमने बहुत बढ़िया लड़ी है और मुझे लगता है पॉइंट भी हमारे पक्ष में होंगे। और एक बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बराला साहब को भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि कल चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन चाहे सरकार की बात करें या पार्टी संगठन की बात करें, वैसे तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, लेकिन मैं व्यक्तिगत बात करूं तो जिस प्रकार का काम हमारी पार्टी की टीम ने, गठबंधन की टीम ने हमारी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में किया, हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से उम्मीद में हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। दूसरी तरफ मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और हार और जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम होगा। दो खास मेहमान पॉलिटिकल पंचायत में इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रंजीता मेहता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव जेटली जी आपसे करना चाहता हूं। अब बयानों में थोड़ी सी नरमी दिखने लगी है राजीव जेटली जी, और अब कांटे की टक्कर का जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं। किसी चीज का एहसास, किसी चीज का आभास हो गया है क्या? आने से पहले हम कह दें कि जीत चुके हैं या कोई भी राजनीतिक पार्टी कहे कि हम जीत चुके हैं, तो मुझे लगता है ये अपने आप को गुमराह करने वाली बात है। हकीकत यही है कि कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में विजय पताका से फहराने वाली है। हकीकत यही है। राजीव मैं जेटली आपसे जी, कहूं, नहीं हम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं, हम 30,000 वोटों से जीत। राजीव जेटली जी, जब चुनाव प्रचार का दौर था तब तो ये कहा जा रहा था कि एक तरफा योगेश्वर जीतेंगे, एक तरफा योगेश्वर की जीत होगी, बाकी पार्टियों के लिए जमानत जब्त उनके प्रत्याशी का। लेकिन आज का स्टेटमेंट तो कुछ और ही कह रहा है साहब। सुमन भाई, हमारे अलावा कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है शायद जिनको 1,000 वोट भी ना मिले? क्या वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हमारी एक तरफा जीत होगी? देखिए, जीत चुनाव प्रचार के अंदर ये कहना बहुत स्वाभाविक है कि जीत एक तरफा होगी, और आसार और आकांक्षाएं जो वहां की जनता की थी उनको एहसास करते हुए ये स्टेटमेंट दी गई थी। एक तरफा जीत तो बनती ही है योगेश्वर दत्त जी की। योगेश्वर दत्त एक भोले भाले कैंडिडेट है, सीधे साधे कैंडिडेट हैं, ईमानदार कैंडिडेट हैं, और वहां की जनता उन्हें प्यार करती है। 2019 में भी थे वो भोले भाले, 2019 में भी वो सीधे साधे थे राजीव जेटली जी, लेकिन 2019 में तो प्यार नहीं मिला। देखिए, मैंने आपको बताया कि भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, ज्यादा राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं है, ऊंची नीच करनी नहीं आती, गुणा भाग करना नहीं आता। तो ऐसे जो भोले भाले कैंडिडेट होते हैं जनता के प्रिय होते हैं ये लोग, और जनता के जब प्रिय होते हैं, देखिए मुकाबला किसके बीच में है? मुकाबला सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा जी के बीच में है और योगेश्वर दत्त जी के बीच में, और किसी के बीच में नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपना स्टेक दांव पे लगा रखा है, दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त है जो एक, मैंने फिर से बोलूंगा, एक तरफ भोले भाले कैंडिडेट और एक तरफ पूरी, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो बड़े से बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो पूरा जोर लगा रहे थे। अब देखना ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जी कहाँ खड़े होते हैं, योगेश्वर दत्त जी कहाँ खड़े होते हैं।
नहीं, जो एक फाइट की बात आ रही है राजीव जेटली जी, रंजीता जी काफी स्माइल कर रही हैं, अमनदीप केसरी साहब भी हमारे साथ इन लोगों की तरफ से जुड़ चुके हैं। अमनदीप जी स्वागत है आपका। जी जो फाइट की बात धन्यवाद। राजीव जेटली जी की जा रही है वो तो ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस गवर्नमेंट, ये फाइट है यहाँ पर। इंदुराज नरवाल वर्सेस योगेश्वर दत्त तो है ही नहीं, यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस गवर्नमेंट है। नहीं, वो तो खैर अमेरिकन इलेक्शन से भी जोड़ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस अमेरिकन इलेक्शन है, अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप है, लेकिन वो कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि योगेश्वर दत्त जी हमारे एक कैंडिडेट हैं। योगेश्वर दत्त जी ने एक अच्छी फाइट करी है वहां पर। योगेश्वर दत्त जी पहले भी फाइट करते रहे हैं और कुछ मार्जिन कम रह गया था, नहीं निकाल पाए थे उस वक्त में वो अपनी सीट, लेकिन जनता के प्रिय तो वही है। जनता के प्रिय कोई और हो सकता है बताइए उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर? और जनता जिसे चाहती है उसे अपना मैंडेट देगी। अब देखना यह है कि भूपेंद्र हुड्डा जी भारी पड़ते हैं या योगेश्वर दत्त जी भारी पड़ते हैं। जी, रंजीता मेहता जी का रुख कर रहे थे। रंजीता जी, आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा, एकदम शांत हो गए हैं। देखिए, ये जीत से पहले की या कह लीजिए तूफान के पहले की जो है वो शांति है। निश्चित तौर पे कल दिवाली के पटाखे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में चलने वाले हैं। कहीं और कल आपको ईवीएम भाजपा के ईवीएम को दोष तो नेताओं नहीं देंगी? तो ये उससे पहले की तो खामोशी देखिए, नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ जो ये जीत है, अभी जेटली साहब तो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, पर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि हम 20,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हमारे जो सर्वेज हैं, हमारा जो लोकल हमने एक एक गांव के अंदर सर्वे किया है, हम 20,000 से ऊपर के मार्जिन पे जीत रहे हैं। और ये मेरा वादा है, मेरा दावा है कि हम जीत निश्चित करेंगे और दिवाली के पटाखे हमारे यहाँ से चलेंगे, क्योंकि हमें 1% भी जिस तरीके की लोगों का प्यार हमें मिला है, जिस तरीके का प्रदूषण पर पाबंदी जिस तरीके का चाहिए। रंजीता मेहता जी, तो पटाखे अगर जीत भी जाए तो पटाखों से थोड़ा परहेज कीजिएगा ताकि प्रदूषण कम हो। बिल्कुल प्रदूषण कम होगा। हम गुब्बारों को फोड़कर ही जो है दिवाली मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पटाखे तो बजेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक नारी सब पर भारी। इस बड़ौदा चुनाव के अंदर जिस तरीके से कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को दिलों को वहां पर जीत रखा है, इस तरीके से इस जो भाई बहन की जोड़ी ने कमाल किया है और बड़ौदा की जनता का आश्वासन भी मिला, प्यार भी मिला, विश्वास भी मिला। और जो भोले भाले बेचारे योगेश्वर दत्त जी हैं, कहीं ना कहीं वो भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र में ही गिरते हुए नजर आए, क्योंकि पूरा सरकारी तंत्र मंत्र जो था वो वहां पर बैठा हुआ था उनको जिताने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए। पर कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस जो थी, चाहे वो पिछला चुनाव था चाहे ये वाला चुनाव था, लोगों को पसंद नहीं आई। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं और जिस तरीके की वो ट्वीट्स पिछड़ी जातियों को लेकर वहां पर कर रहे थे, वो भी तीसरे नंबर के वोटर बैंक है, वो सब लोग उनसे नाराज थे। एक कम्युनिटी जो वहां पे मेजोरिटी में है वो पूरी की पूरी भाजपा से नाराज है। लोगों के मन डिसाइड कर चुके हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और इंदुराज नरवाल जो है वो कल वहां बड़ौदा से लेकर चंडीगढ़ का जो सफर है वो तैयार करेंगे और शपथ लेंगे। ठीक है, अमनदीप केसरी जी के पास चलते हैं। अमनदीप जी, कांग्रेस की तरफ से रंजीता मेहता जी ने दावा कर दिया कि 20,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीतेंगे। राजीव जेटली जी कह रहे कांटे की टक्कर है लेकिन जीत बीजेपी की। अमनदीप केसरी जी, आप क्या कहेंगे बतौर इंडियन नेशनल लोकदल प्रवक्ता? जी देखिए साकिब सुमन जी, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम शुरू से, जब पहले भी हम बात करते हैं कि कोई हवा हवाई बातें नहीं करते, कोई 20,000 से जीत रहा है, कोई कांटे की टक्कर है, कोई कुछ है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने पूरे चुनाव के अंदर देखी कि जिस तरह से चुनाव का माहौल होता है और जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, खास करके ना तो सरकारी तंत्र का प्रयोग होना चाहिए वहां पे, में आवाज कम सुनाई दे रही है, और ना ही कोई और चीजें जो वायलेशंस होनी चाहिए इलेक्शन कोड की, वो बहुत ज्यादा देखने को मिली बड़ौदा के अंदर। हमने सबसे पहले मांग की कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर चुनाव दोबारा फिर से करवाए। आपने चुनाव वाले दिन भी देखा वहां पर किस तरह की घटनाएं सामने आई, क्योंकि ये दोनों पार्टियों का जो असल में वहां मुद्दा था, खास करके दूसरी पार्टी में मैं ये कहूंगा कि केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे वहां पे, क्योंकि बाकी चाहे जिस रंजीता मेहता जी तो कह रही हैं अमनदीप जी की कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा गया। आपकी आवाज सुमन जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी, रंजीता मेहता जी ये कह रही हैं अमनदीप जी की कुमारी शैलजा के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा का पूरा कैंपेन किया गया, इलेक्शन लड़ा गया। वो
वो शायद जो है ना कहीं दिल्ली में बैठ करके किसी दफ्तर में अध्यक्षता कर रही होंगी, पर आपने ग्राउंड पे देखा कि वहां पे कोई भी अध्यक्षता करने नहीं पे आया। केवल मात्र एक तरफ हुड्डा थे, और हुड्डा भी कौन है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। आपने अभी खत्म हुए सत्र के अंदर भी देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलते हैं। उसके बड़े स्वाभाविक कारण है कि उनके सीबीआई की उनके ऊपर केस चल रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सीट दी है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो सीधा सीधा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही थी बड़ौदा विधानसभा चुनाव के अंदर। हमारा मानना ये है कि बड़ौदा विधानसभा का चुनाव पहली बात तो उस फ्री एंड फेयर कंडीशंस के अंदर नहीं हुआ जो इलेक्शन होना चाहिए था, और जिस तरह का प्रदेश के अंदर माहौल था, ये बड़ी स्वाभाविक है कि आपने भी देखा, आपके पत्रकारों ने भी सबने नोट किया कि हरियाणा प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से परेशान है। उनको उखाड़ फेंकने के लिए, कोई मैंडेट देने के लिए वो तैयार थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर बड़ौदा विधानसभा के अंदर ये देखने को मिला कि भाई सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। वहां पर जिस तरह की जो फ्री के अंदर सिलेंडर बांटे गए, या वो आखिरी दिन जो मशीनों के साथ जो हेराफेरी करने की कोशिश की गई, हमारा मानना यह है कि वो चुनाव फिर से होना चाहिए था। वो फ्री एंड फेयर कंडीशंस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कंडक्ट नहीं करवाया। यानी अमनदीप जी, आपने अपने पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं कि अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए तो इंडियन नेशनल लोकदल को किन किन पॉइंट्स को रखना है। हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया साकिब। मैं ये कह रहा हूँ अमनदीप जी, जिस तरीके से आपने कुछ पॉइंट्स गिनाए कि ये इलेक्शन ठीक ढंग से कंडक्ट नहीं कराया गया, फेयर कंडक्ट नहीं कराया गया, इट मीन्स कि इनेलो ने अपने पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं कि अगर परिणाम उनके खिलाफ आते हैं नहीं तो वो हमने सागे जी, हमने इलेक्शन वाले दिन से नेक्स्ट डे ही हमने ये ऑब्जेक्शंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। हमने वहीं पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिए हैं। हमारा डे 1 से ये नहीं कि भी आज हमारा ये स्टैंड है। जिस दिन इलेक्शन कंडक्ट हुआ 3 तारीख को, 4 तारीख को ही हमारी पार्टी के जो नेता दल है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां पर ये ऑब्जेक्शंस भेज दी गई। हमें पहले दिन ही रेज कर दी थी, पहले दिन ही हमने ये मांगे उठा दी थी। ठीक है कि वहां पर जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल भी जो है जिस तरह से चुनाव होना चाहिए था, सौहार्दपूर्ण उसके अंदर होना चाहिए था माहौल के अंदर, वो नहीं हो पाया। ठीक है राजीव जेटली जी, सवाल ये है कि मंत्री बनाने तक का वादा आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने कर दिया था कि योगेश्वर को जिता करके भेजिए और उसको मंत्री पद भी योगेश्वर दत्त को देंगे, बड़ौदा का विकास करेंगे। इसके बावजूद अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ना विकास की बात वहां के मतदाताओं को चाहिए, ना वहां के प्रत्याशी को मंत्री पद वहां चाहिए, वहां तो फिर चौधर की लड़ाई ही थी। तो आपने सुमन जी खुद ही बता दिया सब कुछ। अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आता, आपका ये कहना है, तो मतलब कि वहां की जनता को विकास पसंद नहीं है, वहां चौधर की लड़ाई है। अगर अब किसी प्रदेश के अंदर चौधर की लड़ाई हो जाए, विकास, मंत्री पद, भोला भाला कैंडिडेट और उस विधानसभा क्षेत्र का अपलिफ्टमेंट, ये क्राइटेरिया ही नहीं है अगर, तो फिर सोचिए कितने बुरे दिन से प्रदेश गुजर रहा होगा। क्राइटेरिया तो एक और ये भी हो सकता है राजीव जेटली जी, एक चीज ये भी हो सकती है कि पिछला 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का और 1 साल का कार्यकाल इस गठबंधन सरकार का, इस 6 साल से तरस आ चुकी हो बड़ौदा की जनता, और इस वजह से वो नहीं चाहती कि यहां से कोई बीजेपी का प्रत्याशी जीत कर जाए। 2 बातें कर रहे हैं आप। एक बात आपने जो अभी करी वो चौधर की करी, फिर आपने खुद ही इस बात को रखा कि आपने विकास का दावा किया। हमने तो विकास का ही दावा किया। हमने तो ये भी कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी क्या ये क्लेम कर सकती है कि जो बड़ौदा जिस तरीके से हमने विकसित किया है, विकसित बोल रहा हूं मैं, वैसा ही विकसित रहने देंगे, हम आगे कोई विकास और नहीं करेंगे। मतलब अगर आप बड़ौदा को विकसित क्षेत्र मानते हैं, या बड़ौदा पूरी तरह से विकास की दिशा में जा चुका था, राजीव जेटली जी, अगर आप बड़ौदा को विकसित मानते हैं विधानसभा क्षेत्र, तो वहां इसका मतलब है कि वहां आप नहीं चाहते कि वहां आप कुछ विकास हो, या वहां विकास की गंगा आप बहा चुके हैं। अगर ऐसा है तो इलेक्शन में नहीं, विकसित का मतलब यही होता है कि डेवलपमेंट काफी हो चुकी है, इट्स अ डेवलप्ड विधानसभा क्षेत्र, यही कहने का मतलब है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैंने कहा आपसे कि जिन राजनीतिक पार्टियों के विधायक या सरकार वहां पर रही है, क्या वो ये बात क्लेम कर सकते हैं
कि बड़ौदा को हमने पूरी तरह से विकसित कर दिया था, नहीं, इसको विकास की जरूरत नहीं है। आप ये कह भारतीय रहे हैं जनता ना पार्टी ने राजीव तो ये जेटली कहा जी, कि हम विकास करना चाहते हैं। राजीव जेटली जी, हम ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि बड़ौदा को एक विकसित कर दिया है आपने, तो आप ही के नहीं, आपने कहा ना कि बड़ौदा को मैं विकसित कह रहा हूं, मैं आपने आपसे- दोबारा से कोट किया कि मैं विकसित कह रहा हूं। मैं दोबारा से कोट कर रहा हूँ, थोड़ा सुनने में आपको, एक बार मुझे मौका दीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, भाजपा का एक ही नारा कि हम बड़ौदा में विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमारा विधायक कभी नहीं रहा। जिन लोगों के विधायक रहे हैं वहां पे, या जिन लोगों की सरकार रही है वहां पर, जिनके विधायक थे और उन्हीं की सरकार थी, क्या वो ये बात कह सकते हैं कि बड़ौदा एक विकसित क्षेत्र है? अगर आपने विकसित क्षेत्र में विकास की बात करी है तो वो बेईमानी होगी बड़ौदा की जनता के साथ। क्या वो ये बात कह सकते हैं? क्या बीजेपी की 5 साल की सरकार और 1 साल की गठबंधन के सरकार में बड़ौदा का विकास नहीं हुआ? क्या आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी का विधायक नहीं था? हमने तो, चाहे विधायक किसी के भी हो, चाहे विधायक किसी भी पार्टी में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, हम तो उनको भी देते हैं, बराबर की हिस्सेदारी देते हैं कि आप विकास कीजिए। बाकी जनता का इस बात को, बाकी जनता का इस बात का खामियाजा कौन उठाए कि आपको उन्होंने चुन रंजीता लिया। मेहता जी कुछ कह रही हैं। हम प्रदेश में सामूहिक रंजीता विकास जी, चाहते हैं, हमारा तो कनेक्शन जनता के साथ, तो चुनाव क्या कहते हैं? ठीक है राजीव जी, एक एक सेकंड टाइम पे ये कह रही हैं कि वो एक विकसित प्रदेश है, विकसित देश है और विकसित जगह है, और हमने भरपूर वहां पे काम कराए हैं। और आपने ये भी बात कर रहे हैं कि क्योंकि वहां पे भाजपा का क्या विधायक बोल नहीं रहे था, हैं वहां पे सुब्रत विकास भाई? नहीं मुझे कर लगता है पाए। इनको भी वही समझ आया है जो आप समझाना चाहते हैं, समझ के भी ना समझ बन रहे हैं। मैं दुनिया कह रहा हूँ, ये भूल कह रहे हैं। जेटली साहब, जिस तरीके की बंदरबांध और जिस तरीके का काम आपकी सरकार करती है, सब लोगों को अरे पता है आप कि बोलो जिस ना, तरीके का हमने काम पूरी आपकी तरह से सरकार विकसित करती कर है। दिया था, इसके लिए विकास की आपकी जरूरत ही नहीं थी, बोल सरकार की सकते हैं क्या? बौखलाहट इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने सभी षड्यंत्र तंत्र लगाकर जो है इस चुनाव में घपलेबाजी करने की कोशिश की। पहली रात को इन्होंने लाइट बंद की पूरे बड़ौदा हल्के की, उसके बाद वहां पर शराब और पैसे बंटवाने का काम किया और इनकी गाड़ियां भी पकड़ी पहले तो गई। लाइट ही बंद रहती थी। साकेत भाई, उसके क्या बाद बात कर रहे हैं आप? ये इस विधानसभा में तो लाइट होती ही नहीं थी, ये कह रहे हैं आपने एक दिन के लिए बंद करवा दी। तो स्पेशली अरे भाई, आपको पता है बड़ौदा विधानसभा में लाइट ही नहीं थी। करने के लिए हुड्डा साहब से ऐप पूछिए, बनाकर फोन करके आप पूछिए, दी गई थी। या शैलजा जी बता देंगे आपको। और उनको ये लाइट कहा तो पहली गया बार कि भारतीय आप जनता पार्टी ने दिखाई है। चलाई उस ऐप के जरिए, वो लोग भी संदिग्ध हालत में पकड़े गए। आप देखिए कि उसके बाद इन्हीं के नेता जो थे तो सफाइयां देते हुए नजर आए कि ये नहीं, ये तो पर्ची वाली मशीन थी, ये वो वाली मशीन नहीं थी, ये ऐप वाली मशीन नहीं थी। इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी भाजपा को? अच्छा, रंजीता क्योंकि मेहता जी, कहीं ना कहीं उनको पता था कि वो हार रहे हैं। रंजीता मेहता जी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता अमनदीप जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी लिहाज से कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ये चुनाव नहीं लड़ा गया। शैलजा तो दिल्ली में बैठ करके किसी दफ्तर से निर्देश दे रहे होंगे, अगर दे भी रहे होंगे तो, अदरवाइज लीड भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही कर रहे थे। साकेत, मैं तो ये समझती हूँ कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जो पार्टी का अध्यक्ष है उसकी अध्यक्षता में ही चुनाव होता है, और कुमारी शैलजा ने बकायदा वहां पर जो पिछड़े इलाके के एरियाज हैं वहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं की। जाक्सी, डिकाना, चिक्कड़ी, जितने भी वहां के एरियाज हैं, मैंने खुद उनके साथ एक सभा अटेंड की है। शायद उस समय ये अपने हरे चश्मे लगाकर अपनी आंखों पे बैठे थे। वैसे भी ये तो रेस में थे नहीं। अगर टोटल अब बात करते हैं 90 इलाकों की, कि एक बार सीट के ऊपर अगर चुनाव लड़के जीता हुआ इंडियन नेशनल लोकदल ये समझती है कि हम रेस में थे, रेस में नहीं थे। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके का चुनाव बड़ौदा के अंदर लड़ा गया और जिस तरीके से इस बहन भाई की जोड़ी ने पहले भी कमाल किया था, जिस तरीके के रिजल्ट आए थे, इस बार बड़ौदा की हल्के की जो जनता है उन्होंने कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह राजीव जेटली जी आपको काउंटर कर रहे हैं। अपना भरपूर प्यार दिया है और उसका नतीजा आपको कल सुबह ही देखने को मिल जाएगा। राजीव जेटली जी का एक काउंटर घंटे की बात होगी, उसके बाद आपको रिजल्ट आने नजर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, राजीव जेटली जी का काउंटर, रंजीता जी। मैं एक हैरान हो रहा हूँ इस बात से। मेरी बहन जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काफी करीबी हैं, और आज देखिए डिबेट पे आके रिजल्ट से पहले ही इल्जाम कुमारी शैलजा पे डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में बताता है कि हुड्डा साहब को बचा करके कुमारी शैलजा पर इस हार का इल्जाम थोप दिया जाए, ये अपने आप में स्पष्ट करती है बात कि हुड्डा साहब के बचाव में प्रवक्ता अब बाहर निकल करके आ गया। अरे उस बेचारी महिला का भी ख्याल कीजिए, अभी अभी अध्यक्ष बनी है, इतनी जल्दी आप क्यों मारने में लगे अशोक तंवर जी की तरह? चिंता मत कीजिए, आज दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी भुजाएं बनकर काम कर रहे हैं, और आपकी पार्टी को तकलीफ इस बात की है। आज इस बात की चिंता नहीं, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को क्यों बचा रहे हैं? आप
अब मैंने तो सबसे पहले कहा आपको हुड्डा साहब वर्सेस योगेश्वर दत्त के बीच में इलेक्शन है। आप भी क्लेम कीजिए हाँ है। आपने सीधे कुमारी शैलजा जी को डाल दिया। अगर वो हार गए तो कुमारी शैलजा जी को देंगे, जीत गए तो बोल देंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आए हैं जिस तरीके की आपने किसानों को मारने का काम किया है, जिस तरीके से आपने बेरोजगारी को और किसान कहाँ से आगे बीच में? मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कर रहा हूँ। बड़े रईस आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, पूरे देश में प्रॉपर्टी है। चुनाव में लेने जा रहे हैं। मैं किसानों की बात नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है, जरा एक बार अमनदीप जी के पास चलते हैं। अमनदीप जी के पास चलते हैं, एक सेकंड। 54 गांव जो है वहाँ पे किसान भाई रहते हैं। आपने जाकर वहाँ की महिलाओं का दर्द नहीं देखा। ठीक है, वहाँ पर ठीक है रंजीता जी। नहीं देखी जिस तरीके से महिलाओं का दर्द आपसे देखा जा रहा है। कुमारी शैलजा जी के ऊपर इल्जाम लगा रही है और हमसे कह रही है महिलाओं का दर्द समझिए। आप तो महिला, आपको तो कम से कम साथ देना चाहिए कुमारी शैलजा का। आपको बोलना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चुनाव लड़ा, बेचारी को पुलिस में ला रहे हो। आपने अपनी पार्टी का साथ कैसे देना है? आप अपनी पार्टी का हाल देखिए और साथ दीजिए। हम तो महिलाओं की इज्जत भी करते हैं, महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाते हैं, तो महिलाओं को मार रही है उनको फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार अमनदीप जी के पास चलते हैं। अमनदीप जी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? रंजीता जी एक सेकंड, अमनदीप जी के पास। अमनदीप जी, क्या आपको भी वाकई ऐसा लगता है जो पॉइंट रेस कर रहे हैं राजीव जेटली जी कि ये ठीकरा, अगर कांग्रेस हार गई तो ठीकरा कुमारी शैलजा पर फोड़ना है? नहीं, क्या आप भी इस पॉइंट से सहमत हैं मनदीप केसरी जी? कांग्रेस पार्टी तो जीत रही है। साकेत जी, शायद ये इस बात की कीजिए जी, शायद ठीक है रंजीता जी, लेट हिम स्पीक। रंजीता जी को मैं बता दूं, शायद ये बहस दूसरी तरफ चली गई है। रंजीता जी को मैं अरे भाई एक मिनट सुन तो लीजिए। रंजीता जी एक मिनट सुन तो लीजिए। आप भी अरे आप भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये है, रंजीता जी बिल्कुल ये गलत कह रही थी वहां पे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्राउंड में ही कह रहे हैं कि भाई स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं ही देख रहा हूँ सब कुछ, तो इनको वहां पे ऑब्जेक्शन उठानी चाहिए थी कि अध्यक्षता कुमारी शैलजा जी की है। और ये चुपचाप बैठ जाए जब पूरी लीडरशिप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र यही बातें कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी तरफ देखो, हमारी इज्जत का सवाल है, मेरे कैरियर का सवाल है, हमारे इलाके की चौधर का सवाल है। हमारी पार्टी का स्टीयरिंग अगर उनके हाथ में है तो दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ही कह रही हैं कि अरे हमें नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ही कह रही हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष आप ही कह रही हैं, आप ही खुद कह रही है कि नहीं स्टीयरिंग शैलजा जी के हाथ में है। आप ही कह रही है कि स्टीयरिंग शैलजा जी के हाथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले खुद डिसाइड करिए कि स्टीयरिंग शैलजा जी के पास है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, तभी जनता को पता लगेगा कि भी किसकी तरफ जाना है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है, लेकिन अगर इस तरह से विपक्ष जो हालत करेगा कि विधानसभा में भी वो भाजपा की कठपुतली है और ग्राउंड पे भी वो भाजपा की कठपुतली है, तो आपका जो निरंतर हाल जो पहले किया जनता ने वो करेगी। टीम भी तो आप कहलाते हैं शुरू से। टीम भी तो दिख रहा है लोगों को, तो किया है आपकी सरकार वो दिख रहा, वो देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल दिख रहा है लोगों को कि टीम भी कौन है कौन नहीं है, ग्राउंड पे सबको पता है। एक चीज राजीव जेटली जी मुझे ये बताइए, एक शायद ये आखिरी सा सवाल हो इस डिबेट का, अगर कांग्रेस के पक्ष में या इनेलो के पक्ष में ये इलेक्शन का नतीजा जाता है, बीजेपी के अगेंस्ट जाता है, क्या रीथिंक करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? जरूरत पड़ेगी कि आप एटलीस्ट कृषि कानून पर रीथिंक करें, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार प्रदेश में क्या और सहूलियतें दे सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं और हम इस बात पे इसी ट्रैक पे चलते हैं कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पहले भी काम करते थे, आगे भी काम करेंगे। ठीक है। जो भी विधायक होंगे, जो बड़ौदा से आएंगे, ठीक है, वो जब मुख्यमंत्री जी से बनेंगे उनको वैसी ही ग्रांट मिलेगी, वैसे ही सहायता मिलेगी जैसे हमारे विधायक को मिलेगी। आपसे तकरीबन तो इस बात के लिए आपसे तकरीबन 12 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। कल शाम दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। दिन भर जनता टीवी पर चर्चा चलती रहेगी। दिन भर जनता टीवी पर सबसे तेज, सबसे पहला नतीजा आपके सामने, हर राउंड का, हर मत का नतीजा जो काउंटिंग होगी वो हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन इस रेस में आगे बढ़ रहा है सबसे पहले, सबसे तेज, सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर। अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।